तो छात्रों, आज हम आपके बीए द्वितीय सेमेस्टर के इतिहास पाठ्यक्रम के ठीक 35 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे जो विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं मतलब मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन इनकी नींव खोल कर रख देंगे। प्रश्न संख्या 1, मिस्र की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए दजला नदी, ऑप्शन बी फरात नदी, ऑप्शन सी नील नदी, ऑप्शन डी हवांगहो नदी। छात्रों, अगर हम किसी सभ्यता की जीवन रेखा की बात करें तो इसका मतलब है कि उसके बिना वहां जीवन संभव ही नहीं था। सही बात है। और अगर हम विकल्पों को देखें तो दजला और फरात नदियां तो मध्य पूर्व यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता से जुड़ी हैं। हाँ, और हवांगहो नदी का संबंध सुदूर पूर्व में चीन की सभ्यता से है। मिस्र तो मूल रूप से एक बेहद सूखा रेगिस्तान है। बिल्कुल। अगर नील नदी हर साल अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहा कर ना लाती तो वहां खेती हो ही नहीं सकती थी। ये सभ्यता पूरी तरह से नील नदी के पानी पर निर्भर थी। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन ए दजला और फरात, ऑप्शन बी सिंधु और गंगा, ऑप्शन सी नील और अमेज़न, ऑप्शन डी हवांगहो और यांगजी। छात्रों, मेसोपोटामिया ये शब्द सुनने में ही थोड़ा भारी लगता है ना? हाँ, थोड़ा सा। लेकिन देखिए, इस शब्द में ही इसका अर्थ छिपा है। मेसो का अर्थ है बीच में और पोटामिया का अर्थ है नदियां। मतलब दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि, राइट? सिंधु और गंगा तो भारत की नदियां हैं और नील मिस्र की है। एकदम सही। और हवांगो चीन की। तो वे दो नदियां जिनके उपजाऊ मैदानी इलाकों में ये सभ्य का फली फूली वो दजला और फरात ही थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। स्पष्ट है। प्रश्न संख्या 3, चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी हवांगहो ब्रैकेट में पीली नदी, ऑप्शन डी दजला नदी। छात्रों, हमने मिस्र और मेसोपोटामिया की नदियां तो देख लीं। हाँ, लेकिन सुदूर पूर्व में पनपी इस विशाल चीनी सभ्यता का आधार कौन सी नदी थी, ये भी जानना जरूरी है। हम पहले ही नील को मिस्र से, सिंधु को हड़प्पा से और दजला को मेसोपोटामिया से जोड़ चुके हैं। सही कहा आपने। चीनी सभ्यता जिस नदी घाटी में पनपी वो हवांगहो नदी है। जब ये नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारी पीली मिट्टी बहा कर लाती है, जिससे इसका पानी मटमैला पीला दिखता है। इसी कारण इसे पीली नदी भी कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, नील नदी सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता में निम्न में से किस फल का अत्यधिक प्रयोग होता था? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी खजूर। मुझे हमेशा लगता था कि प्राचीन राजा महाराजा अंगूर ही खाते होंगे। ये एक आम धारणा है, लेकिन हमें वहां की जलवायु देखनी होगी। सेब और अंगूर के लिए ठंडी या भूमध्य सागरीय जलवायु चाहिए। और आम के लिए? उष्णकटिबंधीय। मिस्र तो एक रेगिस्तानी और शुष्क क्षेत्र था। बिल्कुल। ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में जो पेड़ सबसे आसानी से उग सकता था और भीषण गर्मी सह सकता था, वो खजूर था। यह आसानी से सुलभ था। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5, किस यूनानी दार्शनिक ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी सुकरात। छात्रों, यह इतिहास का एक बहुत ही मशहूर कथन है। हाँ, परीक्षाओं में ये बार बार पूछा जाता है। देखिए, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात महान यूनानी विचारक थे जरूर, लेकिन वे मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र तक सीमित थे। तो मतलब इतिहास के नजरिए से देखें तो? हाँ, ये विशिष्ट कथन इतिहास के जनक माने जाने वाले हेरोडोटस का है। जब उन्होंने मिस्र की यात्रा की तो देखा कि नील नदी के बिना वो पूरा क्षेत्र एक बंजर जमीन होता। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। याद रखिएगा छात्रों। प्रश्न संख्या 6, मिस्र का समाज मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। किसी भी सभ्यता को गहराई से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वहां लोग रहते कैसे थे। बिल्कुल। क्या वहां भी आज की तरह कोई मिडिल क्लास था? तो जवाब है हाँ। प्राचीन मिस्र का समाज स्पष्ट रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला उच्च वर्ग होगा जिसमें राजा और पुरोहित आते होंगे। एकदम सही। दूसरा मध्यम वर्ग था जिसमें व्यापारी और कुशल शिल्पकार थे।
और तीसरा निम्न वर्ग था, जिसमें किसान और दास शामिल थे जो खेतों में मेहनत करते थे। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, दक्षिणी मिस्र में सूर्य की उपासना किस नाम से होती थी? ऑप्शन ए होरस, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी अमून, ऑप्शन डी ओसिरिस। छात्रों, धर्म की बात करें तो सूर्य देवता हर जगह पूजे जाते थे क्योंकि वही जीवन का स्रोत थे। ये एक बहुत ही बारीक ऐतिहासिक तथ्य है। रा और अमुन भी मिस्र के प्रमुख सूर्य देवता थे जो अलग अलग समय पर हावी रहे। और ओसिरिस को तो मृत्यु और पुनर्जन्म का देवता माना जाता था, है ना? हाँ, लेकिन जब हम विशेष रूप से दक्षिणी मिस्र के भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां सूर्य की उपासना बाज के सिर वाले देवता हॉरस के नाम से की जाती थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए, प्रश्न संख्या 8, किस सभ्यता में परलोकवाद ब्रैकेट में मृत्यु के बाद जीवन का बहुत अधिक महत्व था? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता और ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। परलोकवाद का विचार किस सभ्यता पर सबसे ज्यादा हावी था? देखिए, मेसोपोटामिया, हड़प्पा और चीन की सभ्यताओं के लोग वर्तमान जीवन और इसी दुनिया पर ज्यादा ध्यान देते थे। मतलब मृत्यु के बाद के जीवन को लेकर उनकी इतनी गहरी मान्यताएं नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये केवल मिस्र की सभ्यता थी जहां परलोकवाद चरम पर था। उनका मानना था कि आत्मा को शरीर की जरूरत पड़ेगी और इसी कारण उन्होंने शवों को मम्मी बनाने की प्रक्रिया इजाद की। सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल, प्रश्न संख्या 9। प्राचीन मिस्र में राजा या सम्राट की मृत्यु के बाद उनके शवों यानी मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाए जाते थे? ऑप्शन ए स्तूप, ऑप्शन बी पिरामिड, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी गुफाएं। छात्रों, अगर शरीर को हमेशा के लिए बचाना है तो उसे रखेंगे कहाँ? जाहिर है किसी सुरक्षित और भव्य जगह पर। स्तूप तो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से जुड़े हैं जो बहुत बाद में आए। और मंदिर जीवित लोगों द्वारा पूजा के लिए होते हैं, गुफाएं प्राकृतिक होती हैं। सही बात है। परलोकवाद के इसी गहरे विश्वास के कारण राजाओं के शवों और उनके खजाने को सुरक्षित रखने के लिए जो विशाल त्रिकोणीय आकार की संरचनाएं बनाई गईं, उन्हें ही पिरामिड कहा जाता है। दैट्स करेक्ट। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10, प्राचीन मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए फराहो, ऑप्शन बी सम्राट, ऑप्शन सी जार, ऑप्शन डी सुल्तान। छात्रों, इन विशाल पिरामिडों को बनवाने वाले इन राजाओं को क्या कहते थे? सम्राट तो एक बहुत ही सामान्य और हिंदी मूल का शब्द है। जार रूस के शासकों को कहा जाता था। और सुल्तान तो इस्लामी इतिहास में शासकों की उपाधि रही है। बिल्कुल। तो प्राचीन मिस्र के शासकों के लिए जो एकमात्र विशिष्ट शब्द इस्तेमाल होता था वो फराओ था। इसका मूल अर्थ बड़ा घर या महल होता था। दैट्स राइट, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा था? ऑप्शन ए जोसर का पिरामिड, ऑप्शन बी काहिरा का पिरामिड, ऑप्शन सी गीजा का पिरामिड, ऑप्शन डी खुफू का पिरामिड। मिस्र में तो बहुत पिरामिड हैं, पर वास्तुकला के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए, जोसर का पिरामिड सबसे प्राचीन माना जाता है, लेकिन वो सबसे विशाल नहीं है। काहिरा एक आधुनिक शहर का नाम है। खुफू वो शासक था जिसने सबसे बड़ा पिरामिड बनवाया था, पर परीक्षा में इसे इसके स्थान से पूछा जाता है ना? एकदम सही। ऐतिहासिक भूगोल में काहिरा के पास स्थित गीजा का पिरामिड ही सबसे विशाल और प्रसिद्ध पिरामिड माना जाता है। ऑप्शन सी। चलिए, अब हम खंड 2 की ओर बढ़ते हैं, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे प्राचीनतम ब्रैकेट में ग्रामीण सभ्यता कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। छात्रों, प्राचीनतम और ग्रामीण शब्दों पर विशेष ध्यान दें। ये एक बहुत ही ट्रिकी लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है। हड़प्पा एक बहुत ही उन्नत शहरी सभ्यता थी। मिस्र और चीन भी प्राचीन हैं। पर जब हम मानव इतिहास की बिल्कुल शुरुआती और मूल रूप से ग्रामीण बस्ती की बात करते हैं तो वो दजला और फरात नदियों के बीच पनपी मेसोपोटामिया की सभ्यता ही मानी जाती है। यहीं इंसानों ने पहली बार व्यवस्थित रूप से खेती शुरू की थी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसी से मिलता जुलता है प्रश्न संख्या 13,
विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन सी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन डी बेबीलोन सभ्यता। छात्रों, अभी तो हमने पिछले प्रश्न में मेसोपोटामिया को सबसे प्राचीन कहा था। हाँ, लेकिन वो ग्रामीण थी। सुमेरियन और बेबीलोन उसी के हिस्से हैं, पर जब हम व्यवस्थित शहरी जीवन की बात करते हैं, मतलब जहाँ पक्की ईंटों के घर हों और समकोण पर काटती सड़कें हों। बिल्कुल, उस मामले में भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हड़प्पा सभ्यता बाजी मार ले जाती है। यह विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता मानी जाती है। जी हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन ए। बहुत महत्वपूर्ण अंतर है ये। प्रश्न संख्या 14, मेसोपोटामिया की सबसे आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? ऑप्शन ए अक्कादियन सभ्यता, ऑप्शन बी बेबीलोन सभ्यता, ऑप्शन सी सुमेर यानी सुमेरियन की सभ्यता, ऑप्शन डी असीरियन सभ्यता। छात्रों, मेसोपोटामिया कई सभ्यताओं का एक लंबा सिलसिला था। मेसोपोटामिया के इतिहास को हम मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटते हैं। अक्काडियन या बेबीलोन सभ्यता बीच के काल में आई, और असीरियन सबसे अंत में आए, जो काफी लड़ाकू थे। हाँ, लेकिन इन सबसे पहले जिसने मेसोपोटामिया की नींव रखी, पहिए का आविष्कार किया और पहली बार लिखना शुरू किया, वो सुमेर की सभ्यता थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15, एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन ए सारगोन, ऑप्शन बी लुगल-जक्सी, ऑप्शन सी मकदूम, ऑप्शन डी निनलीन। छात्रों, उस जमाने में शासक अक्सर अपनी शक्ति का दिखावा करने के लिए बड़े टाइटल रखते थे। बिल्कुल, सारगान अक्काद का एक बहुत प्रसिद्ध शासक था, लेकिन ये उपाधि उसकी नहीं थी। मकदूंग और निनलीन तो देवताओं के नाम है। तो एरेक और सुमेर, इन दोनों पर कब्जा किसने किया था? ऐतिहासिक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि ये दोहरी राजनीतिक उपाधि जिस महत्वाकांक्षी शासक ने धारण की थी, उसका नाम लुगल-जक्सी था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16, उर नगर में प्रेम एवं विलास की कुमारी देवी का क्या नाम था? ऑप्शन ए बाऊ, ऑप्शन बी एन्नी, ऑप्शन सी निनलिन, ऑप्शन डी ईश्तर। छात्रों, मेसोपोटामिया कई छोटी नगर राज्यों में बटा था और सबके अपने अलग देवी देवता थे। देखिए, बाऊ लागास नगर की देवी थी। निनलिन उर के देवता जरूर थे, लेकिन वे कुमारी देवी नहीं थे। और ईश्तर तो बहुत बाद के काल में बेबीलोनियन समाज में मशहूर हुई। एकदम सही। उर नगर की पौराणिक मान्यताओं में विशेष रूप से प्रेम और विलास की देवी के रूप में जिसे पूजा जाता था, वे एन्नी थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17, उर नगर के सबसे प्रसिद्ध देवता के रूप में किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए बाऊ, ऑप्शन बी सारगन, ऑप्शन सी मकदूंग, ऑप्शन डी निनलिन। प्रेम की देवी तो एन्नी हो गई, पर छात्रों, उर नगर का सबसे मुख्य देवता कौन था? विकल्पों को छांटना बहुत आसान है। सारगन एक इंसान था, बाऊ का संबंध लागास से है और मकदूंग बेबीलोन के प्रमुख देवता हैं। तो उर नगर के धार्मिक पदानुक्रम में सबसे ऊंचा दर्जा किसे प्राप्त था, जिनके लिए सबसे बड़े मंदिर बनाए जाते थे? वे निनलिन ही थे। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 18, गुरिया राजा ने देवी बाऊ की अर्चना हेतु एक कविता रची थी। बाऊ किस नगर के प्रमुख देवता थीं? ऑप्शन ए लगास, ऑप्शन बी उर, ऑप्शन सी सुमेर, ऑप्शन डी एरेक। छात्रों, यह प्रश्न एक साहित्यिक स्रोत को धार्मिक मान्यताओं से जोड़ता है। हाँ, हमने अभी चर्चा की कि उर में निनलिन और एन्नी प्रमुख थे। सुमेर और एरेक बड़े राजनीतिक क्षेत्र थे। तो देवी बाऊ का संबंध कहाँ से था? ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार देवी बाऊ का सीधा संबंध लगास नगर से था। वे लगास की इष्ट देवी मानी जाती थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? ऑप्शन ए हॉरस, ऑप्शन बी बाओ, ऑप्शन सी मकदूंग, ऑप्शन डी निनलिन। जब बेबीलोन सबसे बड़ा साम्राज्य बना तो वहां के देवताओं की अहमियत भी बढ़ गई होगी। बिल्कुल, हॉरस तो सीधे तौर पर मिस्र के सूर्य देवता हैं, बाऊ लगास की और निनलिन उर के देवता हैं। तो जब बेबीलोन साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, उन्होंने किसे सर्वोपरि माना? स्रोतों के अनुसार बेबीलोन के धार्मिक जीवन में अपने स्थानीय देवता मकदूम को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या 20। अक्काद का शासक सारगन प्रथम किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? ऑप्शन ए 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2250 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2350 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 2500 ईसा पूर्व। इतिहास में तारीखें बहुत अहम होती हैं छात्रों। और ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये इतिहास के पहले सच्चे साम्राज्य की शुरुआत है, इसलिए ये बार बार पूछा जाता है। तो सटीक कालक्रम क्या है इसका? 2000, 2250 या 2500 की तिथियां इससे मेल नहीं खाती। अक्कादियन साम्राज्य की स्थापना का ऐतिहासिक समय 2350 ईसा पूर्व तय किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 21। मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी चित्रलिपि, ऑप्शन डी किलाक्षर लिपि, जिसे भावित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। छात्रों, किसी भी सभ्यता का बौद्धिक विकास उसकी लिपि से मापा जाता है। देखिए, ब्राह्मी और देवनागरी तो भारत की लिपियां हैं। चित्रलिपि मिस्र से जुड़ी है, जहां वे पेपिरस पर चित्र बनाते थे। पर मेसोपोटामिया में तो पेपिरस नहीं था, वहां तो सिर्फ नदियों की मिट्टी थी। बिल्कुल, इसलिए वे गीली मिट्टी की पट्टियां बनाते थे और सरक कंडे से कील जैसे निशान उकेरते थे। इसी कारण इसे किलाक्षर लिपि कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 22। मेसोपोटामिया की सबसे प्रमुख उपज यानी फसल कौन सी थी? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी जौ। छात्रों, इतनी बड़ी आबादी वाले नगरों को खिलाने के लिए खेतों में सबसे ज्यादा क्या उगता था? मक्का तो मुख्य रूप से अमेरिकी महाद्वीप की फसल थी, जो बहुत बाद में दुनिया भर में फैली। मेसोपोटामिया में जौ और मटर भी तो उगाए जाते थे। हाँ, उगाए जाते थे, लेकिन वहां के भोजन और अर्थव्यवस्था को जिस मुख्य फसल ने संभाला हुआ था वो गेहूं था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए, अब हम अपने अंतिम खंड 3 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सुदूर पूर्व यानी चीन की सभ्यता से जुड़े प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 23। चीनी सभ्यता को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए नीली नदी की सभ्यता, ऑप्शन बी पीली नदी की सभ्यता, ऑप्शन सी काली नदी की सभ्यता और ऑप्शन डी लाल नदी की सभ्यता। छात्रों, इसका सुराग हम पहले ही एक प्रश्न में दे चुके हैं। नीली, काली या लाल नदी के नाम से कोई प्रमुख प्राचीन सभ्यता नहीं जानी जाती। हमने बात की थी कि चीनी सभ्यता हवांगहू नदी के किनारे विकसित हुई। हाँ, और यह नदी अपने साथ भारी मात्रा में पीली मिट्टी बहाकर लाती है। इस कारण नदी का रंग पीला दिखता है, इसलिए इसे पीली नदी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24। प्राचीन चीन में शासन व्यवस्था का सर्वोच्च शासक कौन होता था? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी मंत्री, ऑप्शन सी सम्राट, ऑप्शन डी व्यापारी। चीन अपनी केंद्रीकृत शक्ति के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। सेनापति सेना का नेतृत्व करता है, मंत्री प्रशासनिक नीतियां बनाते हैं और व्यापारी अर्थव्यवस्था चलाते हैं। तो प्रशासन के शिखर पर कौन बैठता था? प्राचीन चीन में स्वर्भ के जनादेश की अवधारणा थी। इसके अनुसार सर्वोच्च शक्ति केवल एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, जिसे सम्राट कहा जाता था। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25। प्राचीन चीन में समाज मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। छात्रों, हमने मिस्र के समाज का विभाजन देखा था, जहां 3 वर्ग थे। पर चीन का सामाजिक ढांचा थोड़ा अलग और बहुत ही स्पष्ट था। ये 2, 3 या 5 वर्गों में नहीं बटा था। तो क्या वहां 4 स्पष्ट वर्ग थे? बिल्कुल, प्राचीन चीन का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। इनमें विद्वान, किसान, कारीगर और व्यापारी शामिल थे। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26। चीनी समाज में सबसे अधिक सम्मान किस वर्ग को प्राप्त था? ऑप्शन ए योद्धा वर्ग, ऑप्शन बी कन्फ्यूशियस यानी विद्वान या शिक्षित वर्ग, ऑप्शन सी कृषक वर्ग, ऑप्शन डी व्यापारिक वर्ग। छात्रों, दुनिया भर में तो योद्धाओं की इज्जत सबसे ज्यादा होती थी। हाँ, लेकिन चीन इसका एक बहुत बड़ा अपवाद था।
वहां समाज में शक्ति से ज्यादा बुद्धि और नैतिकता को महत्व दिया जाता था। क्या ये कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं के प्रभाव के कारण था? एकदम सही। इसी कारण चीनी समाज में सबसे अधिक सम्मान विद्वान या शिक्षित वर्ग को प्राप्त था और व्यापारी समाज में सबसे निचले पायदान पर माने जाते थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27। प्राचीन चीन की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी पशुपालन। छात्रों, पीली नदी की विशाल और उपजाऊ घाटी में बसे होने के कारण उनकी आजीविका क्या थी? यद्यपि चीन ने बाद में रेशम व्यापार में महारत हासिल की, पर प्राचीन काल में आधुनिक उद्योग जैसी कोई चीज नहीं थी। तो किसी भी अन्य प्रारंभिक सभ्यता की तरह क्या उनका भी आधार कृषि था? हाँ, चीनी अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि ही था। पीली नदी की उपजाऊ मिट्टी ने विशाल स्तर पर खेती को संभव बनाया। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28। चीन की प्रसिद्ध दीवार किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए चीन की रक्षा दीवार, ऑप्शन बी चीन की महादीवार, ऑप्शन सी पीली दीवार, ऑप्शन डी सम्राट की दीवार। छात्रों, ये चीन की सबसे बड़ी वास्तुशिल्प उपलब्धि है। देखिए, ये दीवार उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए ही बनाई गई थी और इसे कई सम्राटों ने मिलकर बनवाया था। लेकिन ऐतिहासिक किताबों में इसे आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है? इसे दुनिया भर में चीन की महादीवार यानी द ग्रेट वॉल के नाम से ही जाना जाता है। रक्षा दीवार या सम्राट की दीवार नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी चीन। सोचिए छात्रों, अगर कागज ना होता तो हम आज ये नोट्स कैसे बनाते? भारत में लोग भोजपत्र या ताड़पत्र पर लिखते थे, मिस्र वाले पेपिरस का इस्तेमाल करते थे और मेसोपोटामिया में गीली मिट्टी की पट्टियां थी। तो जिस कागज का हम आज इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ बना? जैसे पेड़ों की छाल और फाइबर को गलाकर बनाया जाता है, उसका मूल आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ था। ओह, सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 30। प्राचीन चीन में व्यापार का प्रमुख मार्ग कौन सा था जो मध्य एशिया होते हुए भारत तक आता था? ऑप्शन ए सूती मार्ग, ऑप्शन बी स्वर्ण मार्ग, ऑप्शन सी रेशम मार्ग जिसे सिल्क रूट कहते हैं, ऑप्शन डी मसाला मार्ग। स्वर्ण मार्ग या सूती मार्ग नाम से इतिहास में कोई प्रसिद्ध मार्ग नहीं था और मसाला मार्ग मुख्यतः समुद्री रास्तों से जुड़ा था। तो चीन से मध्य एशिया के रेगिस्तानों को पार करते हुए जो मार्ग जाता था वो कौन सा था? उसी मार्ग के जरिए चीनी लोग अपने सबसे कीमती कपड़े का व्यापार करते थे, इसीलिए इससे रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा गया। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 31। प्राचीन चीनी सभ्यता में सबसे प्रमुख धर्म कौन सा था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी ताओवाद, ऑप्शन सी कन्फ्यूशियसवाद, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। छात्रों, यहाँ प्राचीन कालखंड पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि प्राचीन काल के चीन में बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म का प्रवेश नहीं हुआ था, ये तो भारत की उपज है। यद्यपि ताओवाद वहाँ मौजूद था, पर समाज की व्यवस्था किससे जुड़ी थी? प्राचीन चीनी सभ्यता की संपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था जिस विचारधारा से गहराई से जुड़ी थी वो कन्फ्यूशियसवाद था। जी, प्रश्न संख्या 32। आधुनिक काल में चीन का प्रमुख धर्म मतलब स्रोतों में उल्लिखित चर्चा के अनुसार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इस्लाम धर्म, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी कन्फ्यूशियसवाद, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। छात्रों, समय के साथ मान्यताएं बदलती हैं। हाँ, स्रोत के स्पष्ट विश्लेषण के अनुसार जहां प्राचीन काल में कन्फ्यूशियसवाद सर्वोपरि था, वहीं आधुनिक काल में चीजें बदल गईं। क्या सिल्क रूट के जरिए भारत से गए धर्म का प्रभाव पड़ा? एकदम। बौद्ध धर्म ने वहां गहरी जड़ें जमा ली और चीनी समाज ने इसे अपनी संस्कृति में ढाल लिया। आधुनिक काल में इसे ही प्रमुख धर्म माना जाता है। दोहा, सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 33। कन्फ्यूशियस का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए दर्शन यानी फिलॉसफी, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी चिकित्सा। छात्रों, ये कन्फ्यूशियस थे कौन? क्या वे कोई डॉक्टर थे? नहीं, कन्फ्यूशियस विज्ञान, गणित या चिकित्सा के क्षेत्र में काम नहीं कर रहे थे। वो एक विचारक और शिक्षक थे जिनका फोकस इस बात पे था कि समाज कैसे चले और शासक कैसा हो। हाँ, बिल्कुल। इसलिए उनका सीधा और मुख्य संबंध दर्शन यानी फिलॉसफी से था। सही उत्तर है
ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34। प्राचीन चीन में किस धातु का अत्यधिक उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी। छात्रों, प्राचीन सभ्यताओं की प्रगति अक्सर उनकी धातुओं से पहचानी जाती है। देखिए, लोहे का युग तो बाद में आया और यद्यपि सोने चांदी का प्रयोग होता था, लेकिन प्राचीन चीन की जो सबसे विशिष्ट पहचान है वो उनकी धातु कलाकृतियां हैं। तो उन शानदार बर्तनों और हथियारों में किस धातु का प्रयोग होता था? उस काल में कांसा यानी ब्रॉन्ज का सर्वाधिक उपयोग होता था। उनकी ढलाई की तकनीक पूरी दुनिया में मशहूर है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और अब हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। चीनी सभ्यता में किस तकनीक का पहली बार आविष्कार हुआ था? ऑप्शन ए भाप का इंजन, ऑप्शन बी बारूद, ऑप्शन सी बिजली, ऑप्शन डी पहिया। छात्रों, ये उस तकनीक के बारे में है जिसने बाद में विश्व के युद्ध इतिहास को बदल दिया। भाप का इंजन और बिजली तो आधुनिक काल की औद्योगिक क्रांति के समय के आविष्कार हैं। और पहिए का आविष्कार तो मेसोपोटामिया में बहुत पहले हो चुका था। बिल्कुल। कागज के साथ साथ बारूद यानी गन पाउडर का पहला प्रयोग और आविष्कार भी प्राचीन चीनी सभ्यता में ही हुआ था। शुरुआत में पटाखों के लिए, फिर हथियारों के लिए। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो छात्रों, इसके साथ ही हमारे बीए द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अनुसार विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के सभी 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्रमबद्ध विश्लेषण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। हाँ, और छात्रों को अंत में बस ये सोचना चाहिए कि कैसे इन 3 सभ्यताओं ने हमारे आज के आधुनिक विश्व की नींव रखी है। मिस्र ने वास्तुकला, मेसोपोटामिया ने लिखना सिखाया और चीन ने कागज और बारूद जैसी तकनीक दी। एकदम सही बात कही आपने। ये सोचने वाली बात है कि क्या आज का हमारा जीवन इन शुरुआती प्रयोगों के बिना संभव था? बिल्कुल नहीं। सभी छात्रों को उनकी आगामी परीक्षाओं और रिवीजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।